मैंने घर में पाले गए 28 साल पुराने बूढ़े बकरे को भी काट डाला। दादी गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, ये बूढ़ा बकरा साधारण नहीं था, इसमें इंसानों जैसी समझ आ गई थी। तूने इसे मारने की हिम्मत कैसे की? लेकिन दादा रामलाल ने ठंडे चेहरे से कहा, आज रात मेहमान आने वाले हैं, उन्हें भूखा नहीं रख सकते। पता नहीं कब से दादा रामलाल बिल्कुल बदल गए थे। उन्हें अब घर वालों से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। दादी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारा घर पहाड़ी पर है, ऊपर से भारी बर्फबारी हो रही है, ऐसे में भला कौन आएगा? लेकिन दादा ने उनकी एक न सुनी। वे चाकू से बकरे की खाल उतारने लगे। दादी ने चाकू छीनने की कोशिश की, मगर उनकी ताकत कम थी। दादा ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। फिर बोले, जल्दी जाकर पानी गर्म करो, मेहमानों के आने से पहले बकरे का मांस पक जाना चाहिए। दादी की भौहें सिकुड़ गईं। रामलाल, ये बकरा अशुभ था, इसका मांस नहीं खाना चाहिए। मेरी बात मानो, इसे इंसान की तरह सम्मान से दफना दो, इसका नाम लेकर माफी मांगो, तभी ये मुसीबत टलेगी। लेकिन दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बकरे की खाल उतारकर आंगन में रस्सी पर टांग दी। दादी वहीं खड़ी लंबी सांस भरती रही। उन्हें पता था कि दादा की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। फिर वे मुझे लेकर गोदाम में पानी गर्म करने चली गई। उन्होंने मेरे कंधे पकड़कर कहा, छोटू मेरी बात ध्यान से सुन, आज रात बकरे का मांस मत खाना, एक टुकड़ा भी नहीं, यहाँ तक कि उसका शोरबा भी मत पीना। मैंने धीरे से कहा, दादी आप चिंता मत करो, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे उस बकरे से डर लगता है। जब दादा उसे काट रहे थे तब उसका चेहरा बड़ा अजीब लग रहा था। वह दादा को ऐसे देख रहा था जैसे कोई इंसान उन्हें घूर रहा हो। वह किसी जानवर जैसा नहीं लग रहा था। दादी का चेहरा और गंभीर हो गया और दादा से भी थोड़ा दूर रहना। मैंने सिर हिला दिया। ठीक है। इतने में दादा आधी परात मांस लेकर अंदर आ गए। उनके चेहरे पर अभी भी खून के छींटे लगे थे। उन्होंने पूछा, पानी गर्म हुआ या नहीं? दादी बोली, हो गया। दादा ने मांस उन्हें देते हुए कहा, पकाते समय कोई मसाला मत डालना। दादी चौंक गई, नमक भी नहीं? दादा ने सिर हिला दिया। दादी हैरानी से बोली, बिना नमक के कोई कैसे खाएगा? दादा बस आंखें सिकोड़कर चुप रहे। रात होते होते बाहर फिर बर्फ गिरने लगी। दादा आंगन में बैठकर बीड़ी पी रहे थे। दादी ने आवाज लगाई, रामलाल मांस पक गया है। लेकिन तभी आंगन के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि एक औरत अंदर आ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखों में लाल नसें भरी हुई थी। दादी ने सावधानी से पूछा, बेटी इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? औरत ने कमजोर आवाज में कहा, चाची बर्फबारी में मैं अपने आदमी से बिछड़ गई हूँ, दूर रोशनी दिखी तो यहाँ चली आई। मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, मैं बहुत भूखी हूँ। जब उसने बहुत भूखी हूँ कहा तो उसकी आंखें अचानक और बड़ी हो गई। मैं डर कर दादी के पीछे छिप गया। औरत कुछ कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, चाची मुझे पका हुआ बकरे का मांस चाहिए, क्या आपके घर में है? उसकी आवाज में अजीब सा दबाव था, जैसे अगर उसे मांस न मिला तो वह कुछ भयानक कर देगी। दादी भी घबरा गई। तभी दादा बोले, मांस हांडी में रखा है। ये कहकर वे आधी परात मांस लेकर बाहर आ गए। औरत ने मांस देखा और मुस्कुराई, चाचा इतना मांस मेरे लिए कम है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। दादा ने ठंडे स्वर में कहा, बस इतना ही है। उन्होंने परात जमीन पर रख दी। औरत अचानक घुटनों के बल बैठ गई। वह हाथों से मांस उठाकर खाने लगी, यहाँ तक कि हड्डियां भी चबा चबा कर निकल गई। दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, रामलाल ये औरत इंसान नहीं लगती, मुझे तो कोई भटकती आत्मा लग रही है। दादी की बात खत्म होते ही औरत ने अचानक सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। फिर वह मुस्कुराई। दादी तुरंत नजरें झुकाकर चुप हो गई। तभी दादा बोले, शांति, पश्चिम वाले कमरे को साफ कर दो, आज रात माया वहीं रुकेगी। दादी चौंक गई, तुम इसे जानते हो? दादा का चेहरा और सख्त हो गया। जो कहा है वो करो। उनकी आवाज इतनी डरावनी थी कि दादी कुछ कह न सकी। वे गुस्से में पश्चिम वाला कमरा साफ करने चली गई। कमरा तैयार होने के बाद उन्होंने दादा से कहा, रामलाल तुम खुद अपनी बर्बादी बुला रहे हो। इतना सुनते ही वह औरत उनके पास आ गई। वह मुस्कुराकर बोली, ऐसे आदमी का क्या फायदा जो अपनी औरत की कदर न करे, इसे तो मार ही देना चाहिए। पता नहीं कब उसके हाथ में एक तेज चाकू आ गया। उसने चाकू दादी की तरफ बढ़ा दिया। दादी ने चाकू पकड़ लिया और अचानक दादा को घूरने लगी, जैसे वे उनके सबसे बड़े दुश्मन हो। औरत उनके पीछे खड़ी फुसफुसा रही थी, मार दो इसे, जल्दी मार दो, ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, आंखों में लाल चमक थी, वह बिल्कुल किसी चुड़ैल जैसी दिखाई दे रही थी। तभी दादा ने सख्त आवाज में कहा, कमरा तैयार है, आज रात तुम वहाँ रह सकती हो, सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। उस औरत ने मुझे घूर कर देखा और गुस्से में पश्चिम वाले कमरे में चली गई। उसी समय दादी के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया और तेज आवाज हुई। मैंने घबरा कर पूछा, अभी क्या हुआ था? दादा बोले, अंदर चलो सब बताता हूँ। कमरे में पहुंचने के बाद दादा ने धीमी आवाज में कहा, आज रात पश्चिम वाले कमरे की औरत 3 बार दरवाजा खटखटाएगी। पहली बार वह छोटू को बुलाएगी और कहेगी कि उसके कमरे के पानी के घड़े को भर दे। दादा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादी बोल पड़ी, नहीं छोटू रात में बाहर नहीं जाएगा। वो औरत आखिर है कौन? हमारे घर क्यों आई है? मेरी मानो तो उसे अभी निकाल बाहर करो, उसके शरीर से अशुभ आभा निकल रही है। दादा ने लंबी सांस ली, शांति, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बात मानो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, छोटू जब वो औरत तुझसे पानी भरने को कहे तो उसके घड़े में पानी भर देना, लेकिन चाहे जो देखे या सुने एक शब्द भी मत बोलना, बिल्कुल चुप रहना। याद रखना 3 बाल्टी पानी से घड़ा भर जाएगा, तीसरी बाल्टी डालते ही तुरंत वापस लौट आना, चाहे वह औरत तुझे कितना भी रोकने की कोशिश करे। रुकना मत, समझ गया? मैंने सिर हिलाया, हाँ दादा समझ गया। इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। थक थक थक। बाहर से औरत की आवाज आई, चाचा मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे कमरे के घड़े में पानी नहीं है, छोटू को भेज दीजिए, थोड़ा पानी भर देगा। दादी का चेहरा उतर गया। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया, नहीं मैं छोटू को नहीं जाने दूंगी। दादा गंभीर स्वर में बोले, अगर छोटू नहीं गया तो वो औरत खुद इस कमरे में घुस आएगी, फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर दादी की आंखों में आंसू भर आए। रामलाल तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटू हमारा अपना पोता है, बाहर वाली औरत साफ साफ ठीक नहीं लग रही और तुम उसे मौत के मुंह में भेज रहे हो। तभी बाहर से फिर आवाज आई। इस बार औरत नाराज लग रही थी, चाचा मुझे प्यास लगी है, जल्दी छोटू को भेजिए। दादा ने मेरा हाथ पकड़ा, उनका चेहरा तनाव से भरा था। याद रख जो कहाँ है वही करना, अब जा। इतना कहकर उन्होंने मुझे बाहर धकेल दिया। बाहर कड़ाके की ठंड थी। औरत ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। वह मुस्कुराकर बोली, छोटू तेरी उम्र कितनी है? उसके बोलते ही मेरे नाक में सड़े हुए बकरे जैसी बदबू आई। मैंने उसकी आंखों में देखा, वे बिल्कुल उसी बूढ़े बकरे जैसी थी जिसे दादा ने काटा था। वह मुझे घूर रही थी। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे और मैं लगभग जमीन पर बैठ गया। औरत हंस पड़ी, क्या हुआ छोटू, मुझसे डर गया? मैं जवाब देने
ही वाला था कि मुझे दादा की बात याद आ गई। मैंने तुरंत अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। मुझे चुप देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह ठंडी नजरों से मुझे देखने लगी। मैं उसकी तरफ देखे बिना कुएं की ओर दौड़ पड़ा। वह लगातार मेरे पीछे पीछे चल रही थी। अरे छोटू, पानी बाद में भर ले, पहले मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। बाल्टी भरकर पश्चिम वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। उस रात चांद बहुत चमक रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी रोशनी उस कमरे तक नहीं पहुंच रही थी। औरत ने मेरी घबराहट भांप ली। वह हंसकर बोली, कमरा अंधेरा है ना, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दीपक जला दूं। वह बार बार मुझे बात करने के लिए उकसा रही थी। मैं दांत भींचकर कमरे में घुस गया। अंधेरे में टटोलते हुए मैंने दीपक का स्विच ढूंढना शुरू किया। पीछे से उसकी बेचैन आवाज आई, छोटू मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी पानी दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे अगर उसे पानी नहीं मिला तो वह मुझ पर टूट पड़ेगी। मुझे दादा की बात याद थी, 3 बाल्टी पानी डाले बिना काम पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं चुपचाप स्विच ढूंढता रहा। आखिरकार मेरा हाथ स्विच तक पहुंच गया। क्लिक। जैसे ही रोशनी हुई मेरा दिल बैठ गया। वह औरत पानी के घड़े के ऊपर बैठी थी। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी तरफ घूर रही थी। मैं डरते हुए आगे बढ़ा और पहली बाल्टी घड़े में उड़ेल दी, फिर दूसरी। जब मैं तीसरी बाल्टी भरने गया तो देखा कि उसने आंगन में टंगी बकरे की खाल उतार ली है। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तीसरी बाल्टी लेकर वापस कमरे में आया। जैसे ही पानी घड़े में डाला और मुड़कर जाने लगा, वह अचानक दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद था और होंठों पर अजीब मुस्कान थी। वो बोली, छोटू मत जाओ, मैं इस बकरे की खाल से तुम्हारे लिए गर्म कपड़ा सिल दूंगी, देखो कितनी मुलायम है। मैं डर कर पीछे हट गया। मेरे हाथ पीठ के पीछे बंध गए। तभी वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई, छोटू मैं तेरी माँ हूँ, बस एक बार मुझे माँ कह दे, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँ। इतना कहकर वह रोने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार नफरत की जगह दुख दिखाई दिया। मैंने जन्म से कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे मैंने उसे सपनों में कहीं देखा हो। वह फिर बोली, एक बार माँ कह दे, मैं तुझे शहर ले जाऊँ। तेरे दादा दादी तुझसे झूठ बोलते हैं, तू उनका नहीं है, तुझे कहीं और से लाया गया था। मेरे सीने में अजीब दर्द होने लगा। माँ शब्द हमेशा मेरे दिल में दबा रहा था। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं लगभग उसे माँ कहने ही वाला था कि अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई। मैं चौंक गया, जैसे किसी ने मुझे जोर से झकझोर दिया। मैंने फिर उसकी तरफ देखा और इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह औरत मेरे सामने झुकी हुई थी। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा खुला था, अंदर नुकीले दांत चमक रहे थे। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे निगल जाना चाहती हो। ये मेरी माँ नहीं थी, ये तो मुझे खाने आई कोई भयानक प्रेतात्मा थी। मैं चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा और सीधे दादा दादी के कमरे में पहुंच गया। रोते हुए बोला, वो इंसान नहीं है, वो राक्षसी है। दादी घबरा कर बोली, रामलाल सुबह होते ही किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाएंगे। लेकिन दादा की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, वो भूत नहीं है। दादी हैरान रह गई। अगर भूत नहीं है तो फिर क्या है? दादा कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, शांति, बात उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो औरत फिर दरवाजा खटखटाने आएगी। इस बार वह तुम्हारी दादी को बकरे की खाल से कपड़ा सिलने के लिए बुलाएगी। याद रखना, सिर्फ 8 टांके लगाने हैं। 8वां टांका पूरा होते ही तुरंत वापस आ जाना, चाहे वह औरत कितना भी गिड़गिड़ाए। रुकना मत। मैं घबरा कर बोला, दादा अभी तो वह औरत रो रो कर कह रही थी कि वही मेरी माँ है, वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैं तो लगभग उसे माँ कह ही देता। अच्छा हुआ कि तभी मुर्गे की बांग सुनाई दे गई। फिर मैंने पूछा, दादा आखिर ये सब क्या है? क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? दादा ने सख्त स्वर में कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो, ज्यादा सवाल मत पूछो। तभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बाहर से औरत की आवाज आई, चाची मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे लिए एक गर्म कपड़ा सिल दीजिए। दादी की भौहें सिकुड़ गईं। रामलाल क्या मुझे सच में जाना पड़ेगा? दादा ने कहा, जो कहा है वही करना। 8 टांके लगाकर तुरंत लौट आना, किसी भी हालत में पश्चिम वाले कमरे में मत रुकना। दादी ने घबरा कर पूछा, अगर रुक गई तो क्या होगा? दादा ने गंभीर आवाज में कहा, बहुत बुरी मौत मरेगी। ये सुनकर दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं नहीं जाऊंगी, बाहर जो खड़ी है वो इंसान नहीं, कोई प्रेत है। दादा बोले, अगर तुम नहीं गई तो हम सब मर जाएंगे। दादी ने जिद की, मुझे विश्वास नहीं, हम दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं नहीं मानती कि वो अंदर आ सकती है। बाहर से फिर आवाज आई, चाची जल्दी आइए, मैं ठंड से मर जाऊंगी। दादा बेचैन होकर बोले, समय नहीं है, जैसा कहा है वैसा करो, बस आज की रात निकल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। दादी अभी कुछ समझ ही रही थी कि दादा ने दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर कर दिया। दादी